क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है? क्या विपक्ष मोदी शाह की चाणक्य नीति के आगे चुनावी मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आसरे ही विपक्ष की सत्ता वापसी हो पाएगी? एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष निर्णय और विभाजनकारी ताकतों को धूल चटाने का संकेत। यकीन मानिए, ऐसा ही चलता रहा तो ध्रुवीकरण की राजनीति पीछे छूटकर असल मुद्दों पर आ टिकेगी और जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है उस देश का सर्वोच्च न्यायालय कर देगा। ध्रुवीकरण की राजनीति का अंत मतलब बीजेपी को भारी राजनीतिक नुकसान और कांग्रेस को बड़ा सियासी फायदा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इतनी बड़ी नजर आ रही है तो सीधे तौर पर आपका यही सवाल होगा कि अब सडनली एकदम ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट की आज नजर आने लगी। जी हाँ, ये एकदम नजर इसलिए आने लगा है एक शख्स की वजह से, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि न्यायपालिका की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है। इस एक व्यक्ति में ऐसा कुछ है कि वो दिल्ली की एक इमारत में बैठकर ऐसे फैसले पढ़ेगा और सालों साल की मेहनत और बेशुमार पैसे से तैयार की गई ध्रुवीकरण की राजनीति धूल चाटने लगेगी। तो आज के दौर में ये जानना जरूरी हो जाता है कि DY चंद्रचूड़ साहब के कुर्सी पर आने से पहले ऐसा क्या होता था कि सत्ताधारी पार्टी तमाम चीज़ों को अपने अनुकूल करती चली गई और किसी ने रोका नहीं। याद कीजिए साल 2013 की चुनावी सरगर्मियों को, जब नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को लेकर दिल्ली आए थे। उस समय मोदी शाह ने ऐसी राजनीतिक बिछाद बिछाई थी कि समाज की हर समस्या का समाधान सिर्फ नरेंद्र मोदी में दिखने लगा था। बीजेपी के तमाम नेता सड़क पर उतर आए थे और जनता के बीच जाकर ये बताया गया कि हिंदुस्तान को हम गुजरात की तर्ज पर विकसित करेंगे और गुजरात मॉडल के अनुकूल ही असंख्य रोजगार देश में पैदा होंगे। तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यही संकेत गया कि जब रोजगार ही मिल जाएगा, जेब में पैसा ही आने लगेगा, महंगाई पर नकेल ही कस जाएगी, शेर की तरह दहाड़ता नेता भी मिल जाएगा और 2002 का गुजरात दंगों का ठप्पा भी किसी को सेटिस्फाई करने के लिए था, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वोट देने में कुछ गलत भी जनता ने नहीं समझा। लिहाजा देश की जनता ने दिल खोलकर मोदी जी का स्वागत किया और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को देश की छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी। पर जब जनता से आवाज़ उठने लगी कि वादे जो किए थे वो पूरे कीजिए, तो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई गई कि तमाम उठ रहे सवालों के जवाब में मोदी जी का राष्ट्रवाद ही दिखे। संयुक्त राष्ट्र की 27 सदस्य दिलाने की आड़ में दुनिया के तमाम देशों में घूमना और देश की मीडिया में चकाचौंध से सिर्फ यही दिखाना कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम करता है हमारे देश को पहली बार मिला। लिहाजा देश की जनता से उठ रही वही मांगे जिनकी निजात के लिए देश ने सत्ता बदली थी, वो सामने नहीं आ पाई। आज आपको याद आ रहा होगा कि मोदी जी कैमरे के सामने आकर देश की जनता से और ज़्यादा समय क्यों मांग रहे थे। मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए साथियों, सिर्फ 50 दिन, और उसके बाद मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लीजिए और जवाब मांग लीजिए। नोटबंदी से लेकर ताली थाली बजाने तक देश की जनता ने एक साथ आकर दिखाया कि देश के भले के लिए मोदी सत्ता के साथ जनता खड़ी है। पर फिर कुछ दिन के बाद देश की वास्तविक स्थिति और मोदी जी के दिखाए गए सपनों में भेद साफ दिखने लगा। विपक्ष ने भी सत्ता की नवज पकड़ी और जनता की आवाज़ बना, तो जवाब देने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ था नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार, गुजरात जैसा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, काला धन वापस लाना, 15-15 लाख हर व्यक्ति को मिलना, महंगाई से निजात, सस्ता पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर, इन तमाम समस्याओं का निवारण दरअसल जिस तरीके से देश की जनता ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। अब कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या राजनीति के बुरे काम सामने आए, उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि पर्दे पीछे बीजेपी कर क्या रही थी। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक चुनाव प्रचार में साहब धड़ाधड़ वादे करते गए, और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो जाहिर है तो उन्होंने देश की स्थिति और किए गए वादे निभाने की जिम्मेवारी दोनों को जब वास्तविकता के साथ रखा होगा तो चीज़ें उनको स्पष्ट दिखाई दे गई होंगी। और जब उनको लगा कि पैसा तो बीजेपी को चाहिए है, इतने सालों का राजनीतिक सूखा भी पड़ा था, आगामी राज्य चुनावों में पैसा चाहिए, प्रचार और स्थितियां अपने अनुकूल बनाने के लिए भी पैसा चाहिए,
ऑपरेशन लोटस चलाना है तो उसके लिए बेशुमार पैसा चाहिए। तो सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद ही चला गया राजनीतिक पासा और अपनी मशहूर चाणक्य नीति से ऐसी चाल चली कि जनता सवाल पूछने के लिए सामने खड़ी ही ना हो। और यहाँ एंट्री होती है समाज के ध्रुवीकरण और विपक्ष व जनता का मुंह बंद करने की राजनीति का। यही वो चीज़ थी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि पर्दे के पीछे सत्ता आने के बाद मोदी जी और शाह जी कर क्या रहे थे। इतना ही नहीं, बिसात ये भी बिछाई गई कि आने वाले समय में अनगिनत पूंजी वाला एक ही उद्योगपति हो और वो सिर्फ हमारा हो। विपक्ष को पैसे पैसे के लिए मोहताज किया जाए, इसलिए सिर्फ एक अडानी को ही सब कुछ दिया जा रहा था। अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों हो रहा था। अब दौर शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम करके जनता को ये दिखाना कि समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे सेकेंडरी है। और सच्चाई है ये संभव तभी होता है जब हक की आवाज़ उठाने वालों को दबोचा जाए। तो मीडिया पर शिकंजा कसा गया पैसा फेंक कर और विपक्ष पर नकेल लगाएगी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके। और ये काम इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आवाज़ उठाने वालों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हर साधन का प्रयोग किया गया। इसी बीच जो पेगासस की खबरें जो आई थी वो आपने सुनी होंगी। धीरे धीरे विपक्ष भी सिकुड़ता नजर आने लगा। जनता को बेरोजगारी, महंगाई से ज़्यादा धर्म संकट में नजर आने लगा। कोर्ट के निर्णय मोदी सत्ता के पक्ष में आते दिखने लगे। दूसरी पार्टी की चुनी हुई सरकार टूट टूट कर बीजेपी की सरकार में तब्दील होने लगी। विपक्ष के नेताओं को तोड़कर वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा बनाया जाना, आए दिन मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान होना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस का हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेना, राजनीतिक विरोधी जो बीजेपी में नहीं आए उनको चुन चुनकर सरकारी संस्थाओं के जरिए झूठे केस लगाकर जेल में ठूसना, मीडिया का निष्पक्ष न होकर बीजेपी का प्रवक्ता बन जाना और 2 बार पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद समस्याएं जब ज्यों की त्यों खड़ी हों पर तीसरी बार भी माहौल मोदी जी के ही अनुकूल बनना। ये वो फल हैं जिनके बीज पर्दे के पीछे 2014 में सत्ता संभालने के बाद बोए गए थे। कैसे संविधान से चलने वाले लोकतंत्र में तानाशाही के लक्षण नजर आने लगे। सारी संस्थाएं इस कदर बिछ गई कि सत्ता के खिलाफ एक लफ्ज तक बोलने की स्थिति में नहीं है, कोई एक्शन लेना तो दूर की बात। ऐसे में एकमात्र आस इस देश की न्यायपालिका पर थी, पर वहां से भी कुछ ऐसे संकेत मिलना कि वह भी सत्ता के अनुकूल निर्णय दे रहा है तो उठने वाले सवाल खुद में खुद मरने लगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का रिटायरमेंट होते ही राज्यसभा चले जाना, जस्टिस अशोक भूषण का रिटायर होते ही एनसीएलटी का अध्यक्ष बनना, जस्टिस नजीर का रिटायर होते ही आंध्रा का गवर्नर बनना, और ये वही जज थे जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया, नोटबंदी को सही ठहराया। इनसे समाज में ये संकेत गया कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अब तो जो मोदी जी और बीजेपी चाहेंगे वही होगा। इसी बीच राहुल गांधी ने ठाना कि जब सारे रास्ते बंद ही हो गए हैं तो जनता से सीधे संवाद के अलावा कुछ बचा भी तो नहीं है। और 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पैदल ही लगभग 4 महीने में पूरे देश को नाप दिया। और उसी बीच एंट्री हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, जिन्होंने अपने चंद फैसलों में ही दिखा दिया कि असल में जब हम अपनी कुर्सी की पेटी बांधेंगे तो इस देश का लोकतंत्र संविधान निर्माताओं के नजरिए से ही दौड़ता नजर आएगा। राजनीतिक सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाह लिया कि देश संविधान से चलेगा तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों को संविधान के अनुसार ही चलने को मजबूर होना पड़ेगा। चाहे बेशक सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को कितना ही नुकसान क्यों ना हो, आपने अपनी राजनीतिक बिछाद बिछाने के लिए चाहे कितना भी पैसा बहाया हो, चाहे कितनी भी बलि आपने दी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाह लिया मतलब चाह लिया। आप एक ऑब्जर्वर की भांति अगर देखेंगे कि बीजेपी की राजनीति उठ रहे सवालों को दबाने की और हिंदू मुस्लिम करने की रही है, जिसकी इजाज़त एक स्वस्थ लोकतंत्र देता नहीं है। और अगर बीजेपी के इन दोनों हथकंडों पर रोक लगा दी जाए तो सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। और साफ तौर पर कहें तो इसका बिगुल बच चुका है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। जब बंद लिफाफा लेकर मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये लीजिए, हम नाम दे रहे हैं, आप इनसे अडानी मामले की जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कहा कि ये काम हम सार्वजनिक तौर पर करेंगे। तो पहली बार मोदी सत्ता को जोर का झटका लगा था।
पूरे देश में ये संकेत गया कि कोई तो रीढ़ वाला चीफ जस्टिस अब की बार आया है जो लोकतंत्र की पहरेदारी करना अच्छे से जानता है। संकेत तो चंद्रचूड़ साहब ने शपथ लेते ही दे दिए थे कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। उनके काम को बोलने के लिए बहुत समय भी है, क्योंकि वे सीजीआई की कुर्सी पर 2024 साल के अंत तक रहने वाले हैं और इसी बीच लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। अडानी मामले में बंद लिफाफा स्वीकार न करने के बाद आज ये दिल्ली विधानसभा में मचे कोहराम को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मेयर के चुनाव के लिए काम शुरू हो जाना चाहिए, राज्यपाल और बीजेपी जिस बात पर कई महीनों से अड़े थे कि मनोनीत सदस्य भी वोट डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो बीजेपी की आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि मेयर केजरीवाल का बनने जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली विधानसभा में भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी ने सरेआम जो तोड़फोड़ की, अपने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की कवायद जब पूरी न हो पाई तो सत्ता के लिए छटपटाते भाजपाइयों को देश की जनता ने खुलेआम देखा। 15 साल के बाद दिल्ली के मेयर की कुर्सी बीजेपी के हाथ से जा चुकी थी। पवन खेड़ा की जुबान से जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र अडानी दास मोदी निकला, बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हुई और जहाज से नीचे उतारकर टारमेक पर ही असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना, ये वो घटनाक्रम था जिसमें तानाशाही की बू स्पष्ट देखी जा सकती थी। पर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। असम पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई और उस जमानत को अब एक्सटेंड भी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची और ये कहा कि अडानी मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दीजिए, तो विश्वास कीजिए देश की जनता का शक यकीन में बदलने लगा कि कैसे एक उद्योगपति के लिए सरकार खुद उठकर सुप्रीम कोर्ट चले गई और जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाइए। तो क्या अडानी की फाइल खुली तो मोदी की भी फाइल खुल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फिर करारा तमाचा जड़ा और कहा कि हम अडानी मामले में मीडिया रिपोर्ट को बंद नहीं कर सकते। ये सरकार का एक ऐसा कदम था जिससे साफ हो गया कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। और जब जांच खुद सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है तो सरकार घबराई इसलिए भी है कि जब मोदी जी जहाज लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे थे और पीछे पीछे अडानी पहुंच जाते थे, तो जो संयुक्त राष्ट्र में 27 सीट की बात दिखाई गई थी, कहीं उसके पीछे अडानी को फायदा पहुंचाना तो नहीं। अगर ऐसा हुआ, ऐसा सामने भी अगर जांच में आया, तो मोदी साहब की साख को बड़ा धक्का लगेगा। अडानी साहब के साम्राज्य का डूबना जहां बीजेपी के लिए पैसों की पाइपलाइन को बंद करेगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट की जांच बीजेपी के लिए बड़ा सियासी नुकसान साबित होने वाला है। अब जब बीजेपी के लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के पायदान पर चोट सुप्रीम कोर्ट ने मारी है, तो दूसरा पायदान जो ध्रुवीकरण करना है उसके ऊपर नकेल कसने का काम भी सुप्रीम कोर्ट से सीख लेकर NBDSA ने कर दिया, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है। उन्होंने न्यूज़ 18 के 5 प्रोग्राम को जुर्माना लगाकर डिलीट करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि ये पाया गया कि ये मुसलमानों को टारगेट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। यह एक इशारा है बाकी नफरती मीडिया चैनल्स के लिए भी कि समझ जाओ, अब सरकार की गोदी में बैठने से काम चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आक्रमणकर्ताओं के नाम पर सड़क, शहर, स्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत रखेगा जो देश में उबाल ला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आज की पीढ़ी को अतीत का बंदी बना रहे हैं, आप एक समुदाय विशेष पर उंगली उठा रहे हैं, आप मुस्लिम आक्रमणकारियों के बर्बर कृत्यों को एक जीवंत मुद्दा रखना चाहते हैं। साथ ही कहा कि इतिहास को चुनिंदा तरीके से नहीं मिटाया जा सकता। हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, सिर्फ धर्म नहीं। यानी कि फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर गहरी चोट सुप्रीम कोर्ट ने मार दी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई गई, विधायकों को जहाज में डालकर गुवाहाटी ले जाया गया, चुनाव आयोग का तीर कमान के चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे को देना, इस पूरे घटनाक्रम पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कहा विधायकी बहुमत से काम नहीं चलेगा, दिखाइए कि आपके पास राजनीतिक बहुमत भी है। अगर किसी राजनीतिक दल के कुछ विधायक गठबंधन का विरोध करते हैं तो यह अयोग्यता को आकर्षित करेगा,
ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिस दिशा में शिवसेना मुद्दे पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है साथियों, वो बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो क्या अब मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कमर कस ली और इसका राजनीतिक नुकसान सिर्फ बीजेपी को ही बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि गलत तरीके से राजनीति उन्होंने ही की है। जब परिवार का मुखिया ये ठान ले कि अब तो दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी असल ताकत बहुत है और कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिससे समाज में बदलाव के संकेत भी साफ दिखते हैं, तो परिवार के बाकी सदस्य भी उसी लाइन पर चलते नजर आते हैं। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नीचे जितने भी जज और अदालत हैं, उनको ये मैसेज मिल गया है कि असल शक्ति दिखा दीजिए, मुखिया मजबूत आ गया है। बिल्कुल ये नज़र भी आने लगा है। अब जगह चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, आपको लोकतांत्रिक तरीके सिर्फ पिटते दिखाई देंगे। जब तक चंद्रचूड़ साहब कुर्सी पर हैं, जस्टिस नजीर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस रंजन गोगोई साहब जैसे लोग आपको अब न्यायालय से निकलते दिखेंगे नहीं। तो क्या विपक्ष के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? एक तरफ राहुल गांधी का उभरता हुआ चेहरा और कांग्रेस की हिंदू मुस्लिम न करके असल मुद्दों की राजनीतिक विचारधारा क्या अब असरदार साबित होगी? ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जिस रास्ते से चल रहा है उसके चलते नफरती मीडिया पर चाबुक चलने वाला है। भगवा ओढ़े नफरती साधु आपको जो जोर शोर से मुसलमानों को मिटाने का आह्वान करते सुनाई देते हैं, उन पर भी चाबुक चलेगा। उनमें से एक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की तो दुम दबा के बाकी सभी गुफा में घुसे नजर आएंगे। जो बीजेपी के नेता सरेआम हिंदू मुस्लिम करते नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने ही घरों में भजन करने को मजबूर हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ करने वाले धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते नजर आएंगे। पत्रकार और विपक्ष जब खुलेआम सरकार की पोल खोलेंगे तो राजनीति ध्रुवीकरण से खत्म होकर असल मुद्दों पर आ जाएगी। यानी कि वापस से हम 2013 और 14 के माहौल में आ जाएंगे। तो इस माहौल में तो नरेंद्र मोदी जी एक बार परखे जा चुके हैं, तो क्यों नहीं जनता राहुल गांधी की तरफ देखेगी? और राहुल गांधी में क्या वो चीज़ है जो मोदी जी में नहीं है, और मोदी जी में आज के दिन क्या वो चीज़ है जो राहुल गांधी में दिखाई नहीं देती? सबसे आगे निकलकर यही आएगा कि राहुल गांधी मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते। इन पर विश्वास किया जा सकता है। जनता राहुल गांधी से ये भी आशा करेगी कि जो कुछ मोदी सरकार में माइनॉरिटी के साथ हुआ, कहीं वो मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार में तो नहीं होगा। जनता ये भी देखेगी कि जब भाषण देने की बारी आती है तो मोदी जी जैसी दहाड़ राहुल गांधी नहीं लगा पाते। राहुल गांधी को देश की जनता को ये बताना होगा कि उनकी लीडरशिप में और पहले की कांग्रेस लीडरशिप की विचारधारा में कितना फ़र्क होगा, क्योंकि समस्याएं थी तभी तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई। लिहाजा राहुल गांधी को बताना होगा कि किस विकास मॉडल पर वो काम करेंगे जिससे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को साधा जा सके। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि चाहे उनकी गर्दन कट जाए वो आरएसएस की विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी। वो मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेगी और हिंदुओं को भी साथ लेकर चलेगी। पर बीजेपी ने इस देश की मेजॉरिटी में, विशेषकर हिंदी प्रदेशों में जो डर बैठाया है कि मुसलमानों से खतरा है, तो क्या राहुल गांधी से देश की मेजॉरिटी ये आशा करेगी कि आपकी सरकार आने के बाद हिंदुओं के साथ वो नहीं होगा जो बीजेपी की सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है? अब देखना ये होगा कि चाणक्य नीति किसकी कितनी असरदार साबित होती है और सुप्रीम कोर्ट का जो ये तड़का लगा है ये किसकी सब्जी पकाएगा। नमस्कार।